लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 2 का लेक्चर 6 शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इसको समझते हैं। वैसे बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि ये कोई इतना ज़्यादा मतलब कि आप लोगों को इस टॉपिक को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, सिर्फ इंट्यूटिव टॉपिक है। इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार एमसीक्यूज़ में या क्विज़ में ये क्वेश्चन आ जाता है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में। बाकी ये ज़्यादा कोई इतना टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो इसको देखते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल में वेक्टर्स जो हैं वो क्या है लीनियर अलजेब्रा में। हमने बड़ी डिटेल से डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी इक्वेशन ये है कि हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल होते हैं कि हम ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है उसका, ठीक है। कॉस थीटा होता है उनके दरमियान, एंगल जो होता है ना वेक्टर्स के वो होता है। तो ये तो बात हो गई कि अगर मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी डायग्राम ही बना लेता हूँ, ए वेक्टर है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे मैं बी वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास बी है। तो एंगल जो बन रहा है इसका ये थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है। तो और मुझे ये भी पता है कि मैं जो इक्वेशन है उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय जो बी हमारा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कॉस है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमें कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जब मैंने लिखा है तो पूरा फार्मूला लिखा है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुताबिक, क्योंकि ये टर्म हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर मैं इसको अलजेब्रिक टर्म के साथ सॉल्व करूँ अलजेब्राइक रूल के साथ, तो यहाँ पे तो ये मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और मैंने इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे दोनों साइड पे बैलेंस इक्वेशन करनी है। बेसिकली अलजेब्रा का बेसिक रूल जो आप लोगों ने पढ़ा वही है, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आएगी कि अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे इक्वेशन को बनाना है और मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट मुझे पता है कि कॉस थीटा से आएगा, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया ए के मैग्नीट्यूड से और बी के मैग्नीट्यूड से, तो मेरे पास आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। अब कॉस थीटा की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो उसकी आंसर हमें पूरा डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। मैंने वीडियो के पिछले सेगमेंट में बताया कि जब भी हमें अगर डॉट प्रोडक्ट चाहिए दो वेक्टर्स का, तो हमें अगर कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता तो हम उसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू इधर लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं इक्वेशन के, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है, दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो हमें मिल जाता है। लेकिन हम अब देखते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या हैं। सपोज़ करते हैं हम एक एनालॉजी से बताता हूँ या पिक्चर से बताता हूँ। बेसिकली मेरे पास एक वेक्टर ए है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ के बिल्कुल उसके इस तरह जा रहा है, परपेंडिकुलर ए है, और बी वेक्टर मेरे पास ये है। तो इसके दरमियान तो बेसिकली मेरे सामने 90 का एंगल बन रहा है। 90 का एंगल आप लोगों को पता है कि 90 का एंगल बनता है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह। तो मेरे पास एक वेक्टर बनते हैं दो, उसके दरमियान एक 90 का एंगल बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर तो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं या ये कह लें कि 90 का उसके दरमियान एंगल है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है उसके बिटवीन दो वेक्टर्स के। 90 डिग्री जो एंगल है ना हमारा यहाँ पे, वो 90 डिग्री है और दो वेक्टर्स के दरमियान है। तो इसका मतलब ये है कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इधर कॉस 90 लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री हमारे पास आएगा 0। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है और ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन के मुताबिक ये 0 बन रहा है। या ट्रिग्नोमेट्रिक
अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, उसका रिव्यू चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाके किसी यूट्यूब वीडियो से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स नहीं बनाया तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बेसिकली ये है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हो 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे, यानी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर है ये। तो मैं इसके लिख लेता हूँ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ये क्यों ऑर्थोगोनल है वो देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये ऑर्थोगोनल क्यों है। बेसिकली अगर मेरे पास cos 90 है तो वो ज़ीरो है, और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहूँ तो अगर आप देखें, अगर मैं इन दो वेक्टर्स का a और b का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूँ तो होगा ये कि मैं a का मैग्नीट्यूड तो निकाल लूँगा, क्योंकि वो तो वेक्टर है, उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, b का मैग्नीट्यूड भी निकलेगा, और मुझे cos थीटा भी पता है हमारे पास क्या है। cos थीटा हमारे पास यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर मैं cos थीटा यहाँ पे 90 डिग्री प्लग इन करता हूँ और बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे सेम रहती हैं, और मुझे पता है कि cos थीटा की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो हो गई, और a का मैग्नीट्यूड टाइम्स b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू a डॉट b, ठीक है, a डॉट b। तो जब भी मैं किसी भी n टाइम को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ज़ीरो आंसर आता है, तो ये सारी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, यानी कि ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो डॉट प्रोडक्ट ए बी का क्या निकला, ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी है दो वेक्टर्स की, समझ लें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, कि जब भी कोई वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या उनके दरमियान कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं। और ऑर्थोगोनल वेक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपस में 90 डिग्री का, सॉरी, जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि cos थीटा हमारे पास 90 डिग्री थी, cos यानी कि 90 डिग्री थी हमारे पास, तो उसका ज़ीरो बनता है। तो इधर प्रॉपर्टी एक लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी कंसिडर कर लें कि डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ थीटा, सॉरी cos थीटा लिखते हैं, क्योंकि थीटा तो कुछ भी हो सकता है, cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो पीछे कोई वैल्यू बचती नहीं है, तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर बन जाता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है दो वेक्टर्स के दरमियान। आगे चलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल जो वेक्टर है उसको देखते हैं। बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि थोड़ा सा लेंथ का आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, बाकी सब कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट सेम है। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर को डिस्कस करते हैं अभी। अब हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मैंने बताया ना आप लोगों के कि जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं या उनके दरमियान 90 डिग्री का cos थीटा का एंगल बन रहा होता है तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनते हैं, ये उसका मकसद है। और उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट cos 90 होने की वजह से ज़ीरो आएगा। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स भी सेम है, लेकिन फ़र्क ये है, मैं आप लोगों को एनालॉजी बताता हूँ कि पहले तो हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजिंग द वेक्टर। इस टर्म का मतलब क्या है, यानी कि नॉर्मलाइजिंग द वेक्टर। पहले तो ये देखते हैं कि नॉर्मलाइजिंग द वेक्टर का मतलब क्या है। नॉर्मलाइजिंग द वेक्टर, यहाँ नॉर्मलाइजिंग द वेक्टर को छोड़ देते हैं, खाली नॉर्मलाइजिंग का मतलब देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या है। मैथमेटिक्स में नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये है, जनरल लेमन टर्म में या इन अ नटशेल ये मतलब है कि कोई वैल्यू हो और उसी वैल्यू को उसके ऊपर डिवाइड कर दिया जाए। यानी कि अगर मेरे पास सपोज़ करते हैं कि एक वेक्टर है a, ठीक है, मेरे पास वेक्टर a है, तो मैं नॉर्मलाइज इसको कैसे करूँगा कि मैं a को a के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दूँ। बेसिकली है तो a की वैल्यू ही ना, तो मैंने इसको नॉर्मलाइज़ किया। और अगर आप गौर करें तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है, ये किस चीज़ की वैल्यू बनती है, ये ए हैट की वैल्यू बनती है, यानी कि यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया जिसकी कोई भी वेक्टर हो जिसकी लेंथ 1 हो, लेकिन वो उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ए है, यानी कि
आप लोगों को पता है कि वेक्टर बड़ा होता है उसकी डायरेक्शन में हो लेकिन उसकी लेंथ टोटल 1 हो, तो बेसिकली ये था। अब नॉर्मलाइजिंग बेसिकली यही है कि उसी वैल्यू को उसके ऊपर डिवाइड कर देना, समझ आ गई। अब ऑर्थोनॉर्मल की तरफ जाते हैं, उसका मतलब क्या है। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आर आल्सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बट दे हैव लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ 1, यानी कि ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 का एंगल बन रहा है, लेकिन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो बेसिकली ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ही हैं क्योंकि इनमें 90 डिग्री का एक एंगल बनता है लेकिन इनका लेंथ 1 होती है। बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सिर्फ लेंथ का या मैग्नीट्यूड का फ़र्क होगा। आगे चलते हैं, अब कुछ जो टॉपिक्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं और मैं थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर कर दूंगा कि ऑर्थोनॉर्मल में ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो अब हम कंपैरिजन करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का। पहले ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की तरफ देखते हैं। वेक्टर्स लेंथ और मैग्नीट्यूड कैन बी एनी, यानी कि एनी कोई भी लेंथ हो सकती है, बट एंगल जो है हमारे पास वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अभी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर मैं किसी यहाँ पे एग्जांपल में अगर देखें तो बी की लेंथ मुझे ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है बजाय ए के, और लेकिन इसमें जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री का ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या हैं? दे हैव सेम 90 डिग्री एंगल बट लेंथ जो है हमारे पास 1 नहीं है। दे आर नॉर्मलाइज्ड, हेंस द नेम ऑर्थोनॉर्मल। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर क्या है, यानी कि यूनिट वेक्टर हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। हम क्या करते हैं, कोई वेक्टर लेते हैं उसी को उस पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बनता है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मैथमेटिक्स में यही मतलब है, किसी वैल्यू को उसी के ऊपर या उसी के साथ डिवाइड कर देना, वो नॉर्मलाइजेशन है। बेसिकली कंपैरिजन आप लोग को समझ आ गया। यहाँ पे ग्राफ पे देखें तो ये छोटा वेक्टर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। वेक्टर्स जो हैं ये ऑर्थोनॉर्मल है क्योंकि इनकी जो लेंथ या मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेकिन इनमें एंगल 90 का ही है। दोनों में 90 का ही एंगल है। कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में 90 का ही एंगल है, लेकिन लेंथ का सिर्फ फ़र्क है ऑर्थोनॉर्मल में और ऑर्थोगोनल में। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u और v, और फाइंड दी एंगल बिटवीन u एंड v, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, उसके जो बिटवीन एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट की बाय डेफिनेशन हमारे पास जो बनती है वो ये है, a डॉट बी इज़ इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड टाइम्स b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। लेकिन हमें तो cos थीटा ही फाइंड करनी है ना, cos थीटा तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हमें तो वही फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि मैं अलजेब्राइक रूल्स की मदद से जो मेरे पास जो cos थीटा है वो फाइंड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने कोई स्टेप नहीं स्किप करना चाहता, इसलिए मैं क्या करूँगा कि क्योंकि ये पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाके, यानी कि उस तरफ जाके डिवाइड होगी। लेकिन अगर मैं बैलेंसिंग इक्वेशन के हिसाब से भी देखूं तो मैं इसको इधर डिवाइड करूंगा, ठीक है, पूरी टर्म को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और उस तरफ भी मैं इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे बैलेंस करना है दोनों तरफ से। इक्वेशन का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। तो मेरे पास ये कैंसिल होगी। जो अब आगे मैं सॉल्व करूँगा वो कुछ इस तरह की टर्म बनती है कि मुझे a डॉट बी डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, b का मैग्नीट्यूड, जो कि मेरे इक्वल आ रही है cos थीटा पे, यानी कि मुझे एंगल मिल जाएगा जो मेरे पास वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं सोल्यूशन निकालता हूँ इसके। पहले तो सबसे पहले मैं a डॉट बी का जो सोल्यूशन है वो निकालता हूँ। यहाँ पे a डॉट बी हमारे पास जो निकलेगा वो क्या होगा, u डॉट वी के, क्योंकि मैं अपनी इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। तो u डॉट वी का जो मैं निकाल लूँगा उसको पहले डिस्कस करते हैं। u की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं i 1 1। बस मैंने वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट लिखे हैं, लेकिन इक्वेशन में जब हम प्लग इन करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो जब मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 0
0, ठीक है। ये मेरे पास इसका और जो फाइनल आंसर मेरे पास आता है u डॉट v का वो इज़ इक्वल टू है 1 के। तो इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे इंडिविजुअली जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड u का पहले फाइंड करते हैं, ठीक है, u का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और वैल्यूज़ लिखते हैं 1 स्क्वेयर्ड प्लस 0 स्क्वेयर्ड प्लस 1 स्क्वेयर्ड, ठीक है। तो जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास √2 यानी कि स्क्वायर रूट 2, ठीक है। v के भी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और उसकी भी वैल्यूज़ लिखते हैं कि उसकी वैल्यूज़ क्या बनती हैं। 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू √2 बनती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को प्लग इन करता हूँ। अब वैल्यूज़ को जब मैं प्लग इन करूँगा तो मेरे पास आंसर cos थीटा मुझे फाइंड हो जाएगा और मुझे एंगल भी फाइंड करना है उसके बीच वाला। तो पहले cos थीटा की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद हम एंगल को देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ uv की वैल्यू यहाँ पे। uv की वैल्यू ab की जगह हम प्लग इन करेंगे, ठीक है, uv की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। पहले तो यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी है। नीचे हमारे पास √2 टाइम्स √2, ठीक है, जो कि हमारे इक्वल बनता है cos थीटा के, ठीक है। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह का आता है कि मेरे पास सिर्फ 1/2 आंसर आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो इसकी जो स्क्वायर रूट है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, तो जब वो सेम हो जाएंगी तो मेरे पास आंसर 2 ही आता है, ठीक है। तो मेरे पास यानी कि 1/2 जो है हमारे पास cos थीटा आ रही है उसके आंसर, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ cos थीटा। अब जब cos थीटा इतनी आ रही है लेकिन मुझे तो एंगल चाहिए, cos थीटा नहीं चाहिए। अब cos थीटा से हम एंगल कैसे फाइंड करें? तो याद होगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो हम इन्वर्स cos लेते हैं, ठीक है। तो हम जब इन्वर्स cos लेते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास, अगर सॉरी इधर 1/2 को मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि 0.5 है, ठीक है। 0.5 इसलिए लिखा है कि डेसिमल में ज़्यादा इजी वैल्यू रहती है। तो cos थीटा हमारे पास यानी कि 0.5 के भी है, ठीक है। तो अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वर्सिंग दी cos थीटा, ठीक है। cos थीटा मैंने इन्वर्स कर लिया। अब जब मैं इन्वर्स करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इन्वर्स किया तो उसका आंसर इसी तरह ही आता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी डेसिमल लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने नहीं किया, मैंने क्योंकि पहले ही सॉल्व कर लिया था तो मैंने आप लोगों को बता नहीं, इसकी भी 1.41 है। तो जब आप डेसिमल से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। बेसिकली हमने एंगल फाइंड कर लिया, एंगल इसके दरमियान है 60 डिग्री का। और जब भी अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पूरी तरह मुकम्मल फाइंड करेंगे ना, जब भी डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें जब भी आप थीटा की वैल्यू या cos थीटा की वैल्यू लगाएंगे ना, प्लग इन करेंगे, तो आपके पास सेम वही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो डॉट प्रोडक्ट की निकलनी है प्रूफ करने के लिए। लेकिन आप खुद इसे प्रूफ करें आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं और उसका एक सेट बनाया है और क्वेश्चन ये है कि इज़ u1 u2 ऑर्थोनॉर्मल सेट, यानी कि जो सेट है हमारे पास उसमें u1 और u2 की वैल्यूज़ जो वेक्टर्स की हैं हमने फाइंड करना है कि वो ऑर्थोनॉर्मल हैं या नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन का ये जो उसका है वो फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे कि u1 का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। और अगर तो वो 1 के इक्वल आया तो इसका मतलब वो ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही क्यों नहीं है। बेसिकली उसने हमें एंगल फाइंड करने के लिए नहीं कहा, उसने हमें कहा है कि ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं। यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक उसे पता है कि ये ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोनॉर्मल है, लेकिन उसने कंफर्म करने के लिए आपसे पूछा है कि ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है। यानी कि उसको पता है कि ये 90 डिग्री का ही है, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो करना ये है कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर तो वो 1 है
तो इसका मतलब है वो ऑर्थोनॉर्मल है। अगर वो 1 नहीं है इसका मतलब है वो ऑर्थोगोनल है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो हम पहले u1 की वैल्यू फाइंड करें। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट्स और एडिशन करेंगे। ये हो गई -2/3 स्क्वायर रूट अंडर रूट उसके आ जाएगा, फिर 1/3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्थोनॉर्मल ही है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा कि क्या पूरा सेट ऑर्थोनॉर्मल है, खाली उसने एक का नहीं पूछा है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन देख के करने पड़ते हैं। कई बार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं क्विज या एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। u2 की वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं, 3 स्क्वेयर्ड प्लस 2/3 प्लस 2/3। तो अब इसको देखते हैं, ये भी 1 है तो इसका मतलब ये भी ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। तो उसने पूछा था कि सेट पूरा ऑर्थोनॉर्मल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस द सेट इज ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। अगर वो पूरा सेट ना होता ऑर्थोनॉर्मल, यानी कि अगर u1 या u2 में से किसी की वैल्यू भी 1 ना होती, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के मुताबिक उसने पूछा था कि पूरा सेट ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं। तो इसका मतलब पूरा सेट है क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ 1 आ रही हैं और दोनों ऑर्थोनॉर्मल है।